हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, मसल फाइबर की स्ट्रक्चर देख लिया। हमने मायोफाइब्रिल की भी स्ट्रक्चर देखी थी बेटा जी। ये जो है वो मायोफाइब्रिल्स है। देखो मायोफाइब्रिल्स के अंदर मैं एक पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सार्कोमियर होता है बेटा जी, अगर आपसे कोई पूछे कि सार्कोमियर की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली कितनी होती है, याद रखना। तो सार्कोमियर की जो लेंथ होती है बेटा जी वो 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। इतनी लेंथ होती है, 2 to 3 माइक्रोमीटर, याद रखना। क्लियर आता है कि नहीं बेटा। चलो अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बेटा जी हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कुछ ऐसी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होगी जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे वो एक्टिन हो, चाहे वो ट्रोपोनिन हो, चाहे वो ट्रोपोमायोसिन हो, चाहे वो खुद मायोसिन ही क्यों ना हो। इससे पहले बेटा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक थिक फिलामेंट है ना, थिक फिलामेंट, राइट, जिसको हम लोग मायोसिन बोलते हैं, ये थिक फिलामेंट कितने थिन या एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड रहता है या घिरा रहता है, याद रखना। तो ये थिक फिलामेंट होता है ये बेटा जी, याद रखना। काफी अच्छा पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट से सराउंडेड रहता है बेटा जी। तो एक चीज पॉइंट यहां से भी आपको सीखनी है, याद रखना बेटा जी। एक थिक फिलामेंट 6 थिन फिलामेंट से बेटा जी सराउंडेड रहता है, 6 थिन फिलामेंट से घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है, राइट। चलो लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि यार एक थिन फिलामेंट कितने थिक फिलामेंट से सराउंडेड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहां से। तो एक थिक फिलामेंट यहां पर भी होगा, एक थिक फिलामेंट यहां पर भी होगा, राइट। मैं इसको लेबल कर देता हूं, ये है बेटा जी मायोसिन या फिर थिक फिलामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, राइट। थिक फिलामेंट। और ये वाले कौन से फिलामेंट है बेटा जी, ये है हमारे थिन फिलामेंट्स। ये कौन से हैं, थिन फिलामेंट। चलो अब आप देख पा रहे हो बेटा जी, ये जो एक थिक फिलामेंट होता है वो कितने थिन फिलामेंट से सराउंडेड होता है बेटा, याद देखना। 6 थिन फिलामेंट से घिरा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा जी, वन मायोसिन या थिक फिलामेंट, वन मायोसिन प्रोटीन राइट, सराउंडेड बाई 6 एक्टिन फिलामेंट, याद रखना। 6 एक्टिन फिलामेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा नोट करना बेटा जी। बट याद रखना वन एक्टिन फिलामेंट, वन एक्टिन फिलामेंट सराउंडेड बाई कितने, 3 मायोसिन फिलामेंट। ये भी थोड़ा सा स्टामा क्लियर बेटा जी, एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन हमको ये आना ही आना चाहिए, राइट। इतनी बातें क्लियर है बेटा सभी को। अब मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो फिलामेंट है बेटा, हम लोग आज उनकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो मैं अगर मायोफाइब्रिल्स की बात करूं बेटा जी, मायोफाइब्रिल्स, इसमें बेटा आपको पता है 2 तरह के फिलामेंट नजर आए थे अपन को। एक तो कौन से थे, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। पर एक कौन सा था बेटा जी, मायोसिन। यस और नो, इसको मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं वैसे, या थिक फिलामेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं, थिक फिलामेंट। चलिए थिन फिलामेंट को हम लोग बेटा एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन नहीं है, एक्टिन तो प्रोटीन है, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, याद रखना। एक्टिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में कौन कौन आएगा बेटा जी, एक्टिन प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, याद रखना, ट्रोपोमायोसिन। बट मायोसिन फिलामेंट के अंदर तो बेटा जी क्या आएगा, ओनली मायोसिन प्रोटीन आएगी। यस और नो। इनकी 1 बाय 1 करके हमको बेटा स्ट्रक्चर को रीड आउट करना, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट। चलो, ये थिक फिलामेंट होता है बेटा, याद रखना, राइट। थिक फिलामेंट होता है। देखो बेटा, मायोसिन जो फिलामेंट होता है इसका कोई ना कोई पॉलीमर भी होगा। तो मायोसिन फिलामेंट के पॉलीमर का नाम क्या है, याद रखना बेटा जी। इसका पॉलीमर होता है मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन, याद रखना बेटा जी। स्टामा कर रहा हूं। अब जो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मेरोमायोसिन दे रखा है, एक था मायोफाइब्रिल, दोनों में डिफरेंस है। मायोफाइब्रिल तो बेटा जी मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है, और मेरोमायोसिन तो बेटा जी मायोसिन के मोनोमर यूनिट है, याद रखना। क्लियर इतना? तो मेरोमायोसिन प्रोटीन जो है बेटा जी, प्रोटीन, ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है। ओहो, पॉलीमर नहीं बेटा, मोनोमर यूनिट होती है, राइट। चलिए, यानी ये मोनोमर यूनिट बेटा जी ऐड होकर के बेटा जी क्या बनाती है, ये मायोसिन फिलामेंट बनाती है। आपको बेटा जी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ, हल्का सा एक्स्ट्रा है। एक्चुअली इसकी जो शेप होती है मेरोमायोसिन की, वो ऐसा लगता है जैसे कोई टेडपोल लार्वा हो, फ्रोका लार्वा होता है ना, टेडपोल लार्वा, इसमें हेड होता है और टेल होता है। तो याद रखना, ये टेडपोल लार्वा लाइक होता है। टेडपोल लार्वा जैसा होता है, राइट बेटा। इतना बात क्लियर होगी। अब ध्यान से समझना, मेरोमायोसिन के अंदर बेटा जी दो पार्ट होते हैं इसके, मेरोमायोसिन। अब इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग। मेरोमायोसिन के अंदर बेटा जी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक तो इसका टेल रीजन होता है कि नहीं बेटा? एक तो क्या इसका टेल रीजन होता है, और एक होता है इसके अंदर बेटा जी क्रॉस आर्म, जिसको हम लोग हैवी मेरोमायोसिन भी बोलते हैं। तो एक तो आता है बेटा जी इसके अंदर लाइट मेरोमायोसिन, LMM, और एक आता है इसके अंदर बेटा जी हैवी मेरोमायोसिन। लाइट मेरोमायोसिन के अंदर बेटा जी इसका कौन सा पार्ट रहेगा? मोनोमर यूनिट का ओनली टेल पार्ट रहेगा। जबकि हैवी मेरोमायोसिन के अंदर बेटा जी याद रखना, शॉर्ट आर्म भी रहेगा इसमें, शॉर्ट आर्म एंड ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड वाला पार्ट रहेगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, इसके अंदर टेल पार्ट जो होगा बेटा जी, वो कितनी पॉलीपेप्टाइड का बना होता है? 2 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। शॉर्ट आर्म भी बेटा जी कितनी पॉलीपेप्टाइड का? 2 पॉलीपेप्टाइड का। ग्लोबुलर हेड भी कितनी पॉलीपेप्टाइड का बेटा जी? 2 पॉलीपेप्टाइड का। इनको आप ऐड करके बताओगे तो बेटा जी आपके सामने निकल के आएगा कि मेरोमायोसिन जो होता है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड का बना होता है? 6 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? अरे अच्छे से क्लियर बेटा जी यहाँ तक? तो चलिए बेटा इसको हम लोग डिटेल में लेके चलते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा जी वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर इतनी बातें सबको? चलिए बेटा, अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर इसकी मोनोमर यूनिट की स्ट्रक्चर जो है मेरोमायोसिन। जहां से देखना बेटा जी, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो बेटा, ये ग्लोबुलर हेड इसका, ओके, एंड ये इसकी बेटा जी कौन सा रीजन हो गया? टेल रीजन हो गया, राइट। चलिए डायग्राम बनाते हैं बेटा जी। ओके, ये सिंगल हेड है बेटा जी, इसमें ग्लोबुलर 2 हेड होते हैं, ये दूसरा हेड है, ओके। और इस तरह से प्रेजेंट होता है बेटा जी, ओके, राइट। चलिए, अब जो हमको मेरोमायोसिन की जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ध्यान से समझना। इसके ग्लोबुलर हेड पार्ट के अंदर बेटा जी 2 साइट होती है। चलिए, ये कलर तो आपको दिखेगा नहीं, वाइट कर देते हैं, हाँ जी। एक तो अपर साइड होता है बेटा जी, और एक जस्ट इसके नीचे लेटरल साइड होता है। 2 साइट होती है यहाँ, ध्यान सुनना। अब जो ये वाला पार्ट है बेटा जी, नीचे वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल रीजन बोलेंगे, टेल पार्ट बोलेंगे, राइट। और टेल पार्ट जो होता है बेटा जी कितने पॉलीपेप्टाइड का होता है? ये 2 पॉलीपेप्टाइड का होता है। इसी को हम लोग बेटा जी लाइट मेरोमायोसिन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा जी, यस और नो? ये क्या हो गया? लाइट मेरोमायोसिन हो गया, राइट। अब जहां से ये हेड पार्ट हल्का सा ऊपर उठा हुआ हमको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, सुनना बेटा ध्यान से। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इतने रीजन को, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी शॉर्ट आर्म। क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म बोलेंगे।
क्या बोलेंगे बेटा जिसको हम लोग शॉर्ट आर्म बोलते हैं, माइंड में रखना। शॉर्ट आर्म भी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है बेटा जी, याद रखना 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है। चलिए अब जो अपर साइड हमको नजर आ रहा है बेटा जी, इसका हेड वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये कितने हैं बेटा जी, ये भी 2 है। तो ये 2 क्या है बेटा जी, ग्लोबुलर हेड हो गया, ग्लोबुलर हेड। ये भी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है बेटा जी, 2 pp का होता है। अब हमें पता है कि टेल रीजन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट मेरोमाइसिन। और इसके अलावा जो पार्ट बचेगा बेटा जिसके अंदर शॉर्ट आर्म एंड ग्लोबुलर हेड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हैवी मेरोमायोसिन। एंड इसी का दूसरा नाम बेटा जी याद रखना, क्रॉस आर्म। याद रखना बेटा जी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रॉस आर्म। अब क्रॉस आर्म या हैवी मेरोमाइसिन जो होता है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड होता है बेटा जी, और पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से समझना। ये जो हमको नजर आ रहा है एक्चुअली ऊपर वाली जो साइट है बेटा जी, ऊपर वाली साइट, ये होती है बेटा जी एक्टिन बाइंडिंग साइट। कौन सी होती है, अपर वाली एक्टिन बाइंडिंग साइट। और जो नीचे वाली 2 साइट हमको नजर आ रही है इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा जी, एटीपी बाइंडिंग साइट। याद रखना क्रॉस आर्म में 2 चीजें आती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हेड वाला पार्ट आता है इसका और शॉर्ट आर्म आती है। क्रॉस आर्म को हम लोग हैवी मेरोमाइसिन बोलते हैं बेटा, याद रखना। क्लियर इतनी बातें अच्छे से, ओके। इसकी अगर शेप की बात करूं तो ये टेडपोल लार्वा लाइक इसकी शेप होती है बेटा मेरोमाइसिन की, जिसमें टेल होती है और हेड पार्ट होता है, ओके। तो ये सारी चीजें बेटा जी आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ये हो गया बेटा जी मायोसिन फिलामेंट का काम। ये मायोसिन फिलामेंट ये मेरोमाइसिन जो होता है वो मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये तो सिंगुलर यूनिट है बेटा जी, मोनोमर यूनिट है। किस तरह से पॉलीमर बनाते हैं जरा ध्यान से समझना, अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो। हमने कल डायग्राम बनाया था जिसके अंदर 2 जेड लाइन के बीच में बेटा जी राइट डिस्टेंस जो होती है उसको सार्कोमेर बोलते हैं, और उसके सेंटर के अंदर एम लाइन के पास से या एम लाइन के मिड से गुजरता है बेटा जी कौन, थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट। तो मायोसिन फिलामेंट किस तरह से अरेंज होता है इसका मोनोमर जरा ध्यान से देखना। ये मायोसिन फिलामेंट का जो हेड वाला पार्ट है बेटा जी इस मोनोमर यूनिट का, वो इस तरह से दोनों साइड से ऊपर उठा हुआ रहता है। एक्चुअली ये 60 डिग्री के एंगल के ऊपर बेटा जी ऊपर उठा हुआ रहता है, याद रखना। ना 90 होता है ना ही ये 45 होता है, 60 दोनों साइड से होता है बेटा, क्योंकि दोनों साइड से क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ये चारों तरफ होता है बेटा, आगे इसके जस्ट पीछे भी उठा हुआ है, याद रखना। और इस सेंटर से क्या निकलती है बेटा जी, एम लाइन निकलती है, मेम्ब्रेनस लाइन, राइट। क्लियर बेटा इतना। चलो तो हमने ये मेरोमायोसिन की जो स्ट्रक्चर थी बेटा वो हमने अभी कवर की है। आई होप सो कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा बेटा। ये थिक फिलामेंट बनाता है, ये मोनोमर यूनिट है, ये कंबाइंड होकर के बेटा जी क्या बनाता है, ये पॉलीमर यूनिट बनाता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी थिन फिलामेंट की। किसकी बात करेंगे हम लोग, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में कौन कौन आता है याद रखना, एक तो एक्टिन आता है, एक्टिन प्रोटीन। और कौन आता है बेटा जी, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। 1 बाय 1 कवर करते हैं बेटा जी। ए यानी 1 नंबर लगा के लिखते हैं बेटा जी एक्टिन प्रोटीन। समझना बेटा ध्यान से, एक्टिन प्रोटीन ये पॉलीमर एक्चुअली, तो एक्टिन जो है ये किससे, यानी इसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या निकल के आता है जरा वो देखते हैं, राइट। ओके अब जो एक एक्टिन होता है बेटा जी इसका मोनोमर यूनिट किस प्रकार से प्रेजेंट होता है जरा वो देखते हैं। एक्टिन प्रोटीन का जो मोनोमर होता है बेटा जी वो ग्लोबुलर शेप में होता है, ऐसा राउंड शेप में होता है, ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन होती है बेटा जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर या जी प्रोटीन, ग्लोबुलर। शॉर्ट में इसको क्या बोल रखा हमारी एनसीईआरटी ने, जी प्रोटीन, राइट। ये क्या है बेटा जी, एक्टिन का मोनोमर है। तो हमें तो एक्टिन चाहिए ना, इसलिए बेटा जी याद रखना, इसलिए मोनोमर जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन करेंगे, राइट। पॉलीमराइजेशन करेंगे बेटा, यस और नो। कौन से आयन के प्रेजेंस में, यही क्वेश्चन आता है बेटा जी, इंपॉर्टेंट याद रखना, मैग्नीशियम आयन।
कौन से आयन के प्रेजेंस में बेटा जी? ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जी प्रोटीन जो होता है, मोनोमर जो यूनिट होती है बेटा एक्टिन की, वो कंबाइंड होती है पॉलीमराइजेशन के थ्रू और क्या बनाती है बेटा जी? ये फिलामेंटस एक्टिन बनाती है। क्या बनाएगी बेटा जी? फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा बन जाएगा बेटा। ये देखो क्या बन गया, ये एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी शॉर्ट में? एफ एक्टिन बन गया। यहां तक भी बेटा जी एक्टिन नहीं बना, याद रखना। आप सोच रहे होंगे भाई बन गया होगा पॉलीमर ना, यहां तक भी एक्टिन अभी तक नहीं बना है, ध्यान से समझना। जब इस तरह के दो एफ एक्टिन एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, यहां देखो बेटा जी, एक एफ एक्टिन तो ये रहा, ओके, ये क्या बेटा जी? एक एफ एक्टिन है, और दूसरा एफ एक्टिन इसी के पैरेलल अगर अरेंज्ड होगा तो ये दो एफ एक्टिन हो गए बेटा जी पैरेलली, याद रखना। तब जाकर के हम इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? एक्टिन प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्टिन। यस और नो? अरे क्लियर है कि नहीं है? तब जाकर के बेटा जी ये एक्टिन फिलामेंट बनेंगे, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे। ध्यान समझना बेटा जी कि हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ईच एक्टिन फिलामेंट हैज टू एफ एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली वोन टू ईच अदर, मतलब कि बेटा जी ये हेलिकली फॉर्म में रहते हैं, जैसे हमारा डीएनए है उस फॉर्म में रहते हैं बेटा, याद रखना। और ग्लोबुलर या जी प्रोटीन या जी एक्टिन पॉलीमराइजेशन जो होते हैं उसी के थ्रू बेटा जी सिंगल एफ या फिलामेंटस एक्टिन बनता है। इसका मतलब बेटा जी एक्टिन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है? दो एफ एक्टिन हेलिकल फॉर्म के अंदर बेटा जी अरेंज्ड होते हैं। एफ एक्टिन बनता कैसे है बेटा जी? याद रखना, ये जी प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन के अंदर कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? याद रखना, Mg+2 या मैग्नीशियम आयन। क्लियर है यहां तक सबको? अरे क्लियर है बेटा यहां तक सबको? चलो ठीक है, ये हो गया एक्टिन प्रोटीन। अब बात करते हैं हम लोग बेटा जी दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ट्रोपोमाइसिन ले लेते हैं पहले। ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन, ध्यान समझना। अब ट्रोपोमाइसिन जो होती है बेटा जी, ये फाइब्रस रोड से प्रोटीन होती है। फाइब्रस रोड से प्रोटीन होती है। सेकंड, मतलब किस तरह से होती है ध्यान समझना। अच्छा ये भी सिंगल नहीं होते, ये डबल होते हैं, ये भी याद रखना। ये भी हेलिकली राउंड शेप के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बेटा, याद रखना, ध्यान समझना। ये इस तरह से प्रेजेंट होते, इस तरह से, राइट। किसके ऊपर होते हैं बेटा जी? ये जो अभी हमने बनाया था फिलामेंटस एक्टिन, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है, याद रखना बेटा जी। जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो बेटा जी यही उस एक्टिन के एक्टिव साइड को बेटा हटा देता है, यानी कि अनमास्किंग कर देता है। तो ट्रोपोमाइसिन कितने होते हैं बेटा जी? दो हो गए, याद रखना। अगर मैं ट्रोपोनिन की बात करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। थर्ड ट्रोपोनिन या सी ट्रोपोनिन इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन जो होता है, ध्यान समझना बेटा जी, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। कैसा होता है ये? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसका मतलब सिंगल तो होगा नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है। अरे है कि नहीं? सिंगल तो ये होगा नहीं, तो फिर ये बेटा जी तीन तीन के ग्रुप में होता है, यहां ध्यान समझना बेटा जी। इनके अंदर 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। कितनी होती है बेटा जी? 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। अब जो ट्रोपोनिन होता है बेटा जी, वो ध्यान से समझना, ट्रोपोनिन कभी भी मायोसिन से, सॉरी, कभी भी एक्टिन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता। किससे? एक्टिन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। ये किसके ऊपर बेटा जी अटैच होता है? याद रखना, ट्रोपोमायोसिन। तो इसके लिए मैं लाइन लिख रहा हूं बेटा जी, प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, ओके, on ट्रोपोमायोसिन। तो बेटा जी ये रेगुलर इंटरवल के ऊपर बेटा जी याद रखना किस पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। यानी ये ट्रोपोमायोसिन मैंने बना रखा है, ठीक है।
तो इसके अंदर बेटा जी 3 3 की सब यूनिट होगी। चलो बनाते हैं, ध्यान से समझना। तो बेटा जी एक सब यूनिट तो डायरेक्टली किससे अटैच हो जाएगी, इस ट्रोपोमाइसिन से, और बाकी की जो 2 सब यूनिट होती है बेटा जी वो इसी सब यूनिट से अटैच रहती है, इसी सब यूनिट से, इस तरह से, और रेगुलर इंटरवल पे होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक्टिन से कभी भी अटैच नहीं होगी, याद रखना बेटा जी। ये सीधा किससे अटैच होती है बेटा जी, ट्रोपोमाइसिन से अटैच होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्लियर इतने सारे बातें। अब इसमें बेटा जी 3 3 की जो सब यूनिट है वो कौन कौन सी है, जरा वो लिख रहा हूं मैं, 1 2 और ये 3। तो है कौन सी, जरा उसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। एक होती है बेटा जी टीपीसी, इनमें से एक क्या है बेटा, टीपीसी। और एक होती है बेटा जी टीपीआई, क्या होती है, टीपीआई। और एक होता है बेटा जी टीपीटी, राइट। चलो अब तीनों का काम क्या है बेटा जी, मतलब क्या निकलता है तीनों का। जो टीपीसी जो होता है बेटा जी, ये है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। क्या है ये, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। इसका मतलब बेटा जी कैल्शियम जो आएगा वो टीपीसी सब यूनिट से बाइंड करेगा, राइट। चलो टीपीआई की बात करते हैं बेटा, तो ये है इनहिबिटरी साइट, याद रखना। क्या है ये, इनहिबिटरी साइट। कैसे, जरा अभी समझाऊंगा मैं। इनहिबिटरी साइट है बेटा जी, किस चीज को इनहिबिट करेगा बेटा जी, ये एक्टिन को, जो एक्टिव साइट होती है बेटा उसको मास्किंग करके लगता है, याद रखना, राइट। ये इनहिबिट करता है बेटा जी एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, जिसको बेटा मास्किंग करके रखता है। इसका डायग्राम बना के भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, टीपीटी यार, ये जो अटैच हो रहा है ना जिस चीज से, ट्रोपोमाइसिन से, किसके थ्रू अटैच होता है बेटा जी, टीपीटी से। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट। ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। चलो इस चीज को मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं, ध्यान से समझना बेटा। मान लो ये है ग्लोबुलर एक्टिन, मैं एक ही बना रहा हूं, मान लो बेटा जी। और ये इसकी है बेटा जी एक्टिव साइट। क्या है इसकी, ये एक्टिव साइट है। समझ कर आराम से सीखना। इसके ऊपर बेटा जी पैरेलली हेलिकल फॉर्म के अंदर गुजरता है इसके पास में से कौन, ट्रोपोमायोसिन। ये है ट्रोपोमायोसिन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेबल कर देता हूँ साथ साथ। ये क्या है बेटा जी, ट्रोपोमायोसिन। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच होते हैं, आपको बताया बेटा जी कौन, इसके ऊपर अटैच होता है ट्रोपोनिन। तीनों सब यूनिट अटैच हो जाएगी बेटा जी। चलो तो ध्यान से समझना बेटा जी, ये तीनों सब यूनिट जो होगी वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है बेटा जी, ट्रोपोनिन के ऊपर नहीं है। तो जो डायरेक्टली ट्रोपोमायोसिन से अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीपीटी। जहां पर बेटा जी कैल्शियम आयन आकर बाइंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीपीसी। और जो बेटा जी इसकी एक्टिव साइट को मास्किंग करके रख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीपीआई। सपोज करना, मान लो बेटा जी कैल्शियम आयन आ रहा है और यहां पर बेटा टीपीसी से बाइंड कर गया। जैसे ही टीपीसी से बाइंड करेगा तो ट्रोपोमाइसिन बेटा लूज हो जाएगा। ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह से क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट होगा। सोच के देखो, अगर ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह से शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया, तो बेटा जी ये साथ साथ किसको लेके जाएगा, टीपीसी को लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। जब टीपीसी भी इसके साथ जाएगा तो बेटा जी साथ में ये टीपीटी को लेके जाएगा। टीपीटी अगर इसके साथ जाएगा तो टीपीसी भी जाएगा और साथ में टीपीआई। तो टीपीआई बेटा जी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ की जो मास्किंग साइट है इसकी वो कैसी हो जाएगी, अनमास्क हो जाएगी। तो ये बेटा जी एक्टिन की एक्टिव साइट होती है, और ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, राइट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है बेटा जी कैल्शियम आयन पर। अब कैल्शियम आयन किधर से आएगा वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको अच्छे से, अरे क्लियर हो गया बेटा अच्छे से। चलिए बेटा जी, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा जी, देखिए ट्रोपोनिन हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया और मायोसिन हो गया। इन सभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या रेगुलेटिंग प्रोटीन की हमने अभी तक डिस्कस किया है। एक एक चीज का मोनोमर बेटा जी हमको याद होना चाहिए। ट्रोपोनिन मायोसिन एंड एक्टिन का मोनोमर तो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। इन दोनों की जो डायग्राम बेटा जी वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो वो डायग्राम जरूर देख लेना एक बार। इतनी बातें क्लियर है बेटा सबको, अरे क्लियर होगी सबको। चलो आगे देखते हैं बेटा जी। वैसे तो आगे जो टॉपिक दे रखा है वो टाइप्स ऑफ
स्केलेटल मसल्स है, जैसे दो टाइप की स्केलेटल मसल्स होती है, अगर आपने सुना होगा, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। चलो बेटा उसी को हम लोग कवर कर लेते हैं फिर। हेडिंग लगाना बेटा जी, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होता है बेटा जी वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो रेड मसल फाइबर और दूसरी होती है बेटा जी व्हाइट मसल फाइबर। अच्छा भाई, रेड को रेड क्यों बोला? इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करवा रहा है बेटा जी, रेड अपीयरेंस शो करता है? क्योंकि रेड मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जी मायोग्लोबिन। कौन होता है बेटा जी? मायोग्लोबिन। अब वो भी सी बात है, ये जो मायोग्लोबिन होता है बेटा जी ये भी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और साथ में ये किस चीज को स्टोर करके रखता है बेटा जी? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्लियर इतनी बातें? बट व्हाइट मसल फाइबर जो होता है बेटा ये व्हाइट कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन के नंबर काफी कम होते हैं, बहुत कम। ये बेटा इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कम होते हैं। पहला डिफरेंस आपको याद रखना है। दूसरी बात करें बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब यार रेड मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो है बेटा जी वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। अगर नंबर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो वहां पर बेटा एटीपी भी ज्यादा बनेगी, है कि नहीं? और अगर एटीपी ज्यादा बनेगी तो बेटा जी याद रखना मसल्स फैटिक जो है वो कम से कम होगा। इसके अलावा बात करते हैं बेटा जी हम लोग व्हाइट मसल फाइबर की बात करें तो इसके अंदर बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे? बहुत कम होते हैं। अरे यस और नो? चलो और डिफरेंस की बात करें, मैं मेजर डिफरेंस ही बता रहा हूँ जी। नेक्स्ट डिफरेंस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेड मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा जी वो काफी कम होते हैं, बस ये स्टामा का लेना, बाकी सब ज्यादा है, ये कम है। बट व्हाइट मसल फाइबर के अंदर बेटा जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। अरे है कि नहीं? रेड मसल फाइबर जो होते हैं बेटा जी वो थकते नहीं है जल्दी से, मतलब यू नो जबकि मैं बात करूं बेटा जी व्हाइट मसल फाइबर की तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो बेटा इसमें ये पॉइंट भी लिख लो बेटा जी, लेस फैटिक। और ये वाली बेटा जी याद रखना सोन फैटिक, यानी मोर फैटिक, जल्दी ये थक जाते हैं। तो ये भी हमने कवर कर लिया बेटा जी। अरे है कि नहीं? टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स हमारे एनसीईआरटी में तीनों पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। आई होप सो कि आपको तीनों पॉइंट समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यही तो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। स्टमक करके हेडिंग लगाना बेटा जी, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब बेटा जी इसको अच्छे से समझना, ध्यान से समझना बेटा जी। वैसे तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो बेस्ट एक्सप्लेन जो किया गया था बेटा जी, है ना? सॉरी, बेस्ट एक्सप्लेन, राइट? कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा जी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी बेटा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जिस किसने दिया था बेटा जी? ये हेक्सले एंड हेक्सले ने ही ये दिया था, राइट? चलो बेटा जी, इसमें क्या होता है, जो थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट पे स्लाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा जी वहां पर सिग्नल आना काफी ज्यादा जरूरी है। किसी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो बेटा जी सिग्नल कहां से आएंगे? हम सोचेंगे, क्योंकि ये तो वॉलेंट्री होती है ना मसल्स, स्केलेटल मसल्स तो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में है। तो बेटा जी हमारा जो सीएनएस होता है, कौन? सीएनएस, ये एन है बेटा जी, हमारा जो सीएनएस होता है वहां से सिग्नल आएंगे फिर।
सिग्नल कौन लेकर आता है बेटा जी हमारे मसल्स तक? सो याद रखना बेटा जी, हमारी मसल्स तक का जो सिग्नल आते हैं वो लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सिग्नल को बेटा जी मसल से सीएनएस तक लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो सीएनएस से वापस मसल्स तक लेके आते हैं, राइट। मोटर न्यूरॉन ध्यान समझना बेटा जी, इंपॉर्टेंट। जैसे बेटा जी ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं या फिर स्पाइनल, क्योंकि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आते हैं, ध्यान समझना। तो इसकी जो एक्सोन लेयर होती है बेटा जी, राइट, न्यूरॉन की जो एक्सोन वाला पार्ट होता है बेटा जी, वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है डीपोलराइजेशन के फॉर्म में, डीपोलराइजेशन के फॉर्म में होता है, राइट बेटा, क्लियर इतना? चलो, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, इस एक्सोलेमा के अंदर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाता है बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज, और एक्सोलेमा के बाहर कैसे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बेटा नर्व कंडक्शन वगैरह जो पार्ट है बेटा जी, वो हम लोग 21 चैप्टर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे वैसे तो। चलिए, अब बेटा जी एक्सोन के लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? टिलोडेंड्राइट्स होता है। टिलोडेंड्राइट्स के अंदर क्या होते हैं? उसमें लगे होते हैं बेटा जी सिनेप्टिक नॉब, और सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं बेटा जी, सिनेप्टिक नॉब में क्या होते हैं, सिनेप्टिक या वेसिकल्स होते हैं, राइट, जिसके अंदर क्या भरा होता है बेटा जी, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। अब मैंने इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स बना दिया, जिसके अंदर मैं भर रहा हूं बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो ये हमने भर दिया बेटा जी न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं बेटा जी, वो कहीं ना कहीं टिलोडेंड्राइट्स वाले पार्ट तक भी पहुंचेंगे, और यहाँ पर लगे होते हैं बेटा जी सोडियम वोल्टेज कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन से चैनल होते हैं बेटा यहाँ पर? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो बेटा, ये वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब क्या होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब बेटा जी ये चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, पहले यहाँ की मेम्ब्रेन जो थी बेटा जी वो रेस्टिंग फॉर्म में थी, यानी पोलराइज्ड फॉर्म में थी। जैसे सिग्नल इंपल्स आगे आ रहे बेटा जी, तो ये कैसी हो गई, ये हो गई बेटा जी डीपोलराइजेशन के फॉर्म में, राइट बेटा, किस फॉर्म में आ गई, जैसे ही बेटा जी इसके पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो ये चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। ओपन होते बेटा जी कैल्शियम बाहर से यानी ईसीएफ से किधर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर आना। इसको बोलते हैं हम लोग इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। अब जैसे ये कैल्शियम आयन बेटा जी सिनेप्टिक वेसिकल के चारों तरफ आएंगे तो बेटा जी ये इसको खींच करके किधर लाएंगे, बाहर की साइड, है कि नहीं? इस कंडीशन को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? यानी एक्सोसाइटोसिस फिनोमेना वो होता है जिसमें ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है बेटा जी, ये बाहर की साइड आकर रैप्चर हो जाएगी, जिससे इनका न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा बेटा जी, बाहर रिलीज हो जाएगा। अभी जो टिलोडेंड्राइट्स होते हैं बेटा जी, ये किसके पास में से गुजरते हैं? याद रखना, जो भी मसल सेल हो जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, जैसे मान लो बेटा जी ये मसल सेल है और इसमें हमको क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। ध्यान से समझना बेटा जी, मैकेनिज्म ये काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, और कुछ भी डाउट हो बेटा जी तो जरूर पूछना। और आपको बताइए मैंने मसल सेल बनाई है मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये टी ट्यूबुल से बेटा जी। अब जैसे ही बेटा जी न्यूरोट्रांसमीटर बेटा जी इस दरार, इस क्लाफ्ट के अंदर रिलीज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लाफ्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जी सिनेप्टिक क्लाफ्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, सिनेप्टिक क्लाफ्ट। दरार होगी ना बेटा बीच वाली। अब इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बेटा जी रिलीज होता है, एसीएच। एसीएच का मतलब एसिटिल कॉलिन। अब ये जो एसीएच होता है बेटा जी, इस मसल सेल पे लगे जो रिसेप्टर होते हैं उनसे आके बाइंड करेगा। इन रिसेप्टर का नाम हमेशा याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल। कौन से चैनल है बेटा जी, ये सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो चैनल होते हैं, ये जो रिसेप्टर होते हैं सोडियम रिसेप्टर, ये कब ओपन होंगे, इसको हम लोग सोडियम रिसेप्टर भी बोलते हैं, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम रिसेप्टर भी बोलते हैं, यानी रिसीव करेगा। कैसे, जरा सुनना। लिगेंड गेटेड चैनल का मतलब होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ओपन नहीं होते। जब तक कोई लिगेंड इन चैनल के ऊपर आकर बाइंड नहीं करेगा तब तक ये चैनल ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिगेंड के थ्रू काम कौन कर रहा है बेटा जी, एसीएच। एसीएच आएगा बेटा जी, इन चैनल के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इन चैनल पे क्या हो जाएगा, अटैच। जैसे चैनल पे अटैच होगा, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे बेटा जी, ओपन। जैसे ये ओपन होते हैं, इतना तो हम जानते हैं कि जो बाहर जो होता है ना बेटा जी, बाहर का फ्लूइड यानी ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर सोडियम आयन के नंबर काफी ज्यादा होते हैं।
जैसे सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा जी। अरे यस और नो, बाहर से अंदर आना सोडियम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बाहर से अंदर आना सोडियम आयन स्टार्ट हो जाएगा। अब अंदर बेटा जी सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण बेटा जी अंदर के साइड चार्ज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अरे यस और नो। और बाहर के साइड चार्ज कैसा आ रहा है बेटा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं टी तक भी जाएगा बेटा जी, जबकि बाहर के साइड चार्ज कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। इन टी के पास में या जस्ट इनके टच के अंदर बात करें तो बेटा जी यहाँ पर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन होता है बेटा जी? जिसमें कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। ध्यान समझना। जैसे ही ये बेटा जी आपको पता है ये इसका नाम क्या है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। जैसे ही सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होता है, ओपन होते ही सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। इस सार्कोलेमा की जो मेम्ब्रेन है बेटा जी वो क्या हो जाएगी? डीपोलराइज्ड हो गई है कि नहीं? कंप्लीट यहां से लेकर यहां से पूरी बेटा पूरी डीपोलराइज्ड हो जाती है। जो मैंने बनाया बस वही नहीं, पूरी कंप्लीट डीपोलराइज्ड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बेटा जी ये डीपोलराइजेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं टी के अंदर तक जाएगा, जहां पर SRS सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसकी मेम्ब्रेन को भी क्या करेगा? डीपोलराइज। इसकी सरफेस पे लगे होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सेम वोल्टेज गेटेड चैनल वही है जो हमने एक्सोन के टिलोडेंड्राइट्स के ऊपर देखा था। यानी ये भी तभी ओपन होंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसकी मेम्ब्रेन पे होता है ये चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जैसे ये चैनल ओपन होते हैं तो SR से निकल करके कैल्शियम आयन कहां पे आ जाएगा बेटा? सार्कोप्लाज्म में आ गया। ये क्या है बेटा? अंदर सार्कोप्लाज्म में आ गया। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा जी? माइंड में लाना, देखो चीज एक एक चीज को सुना जरा ध्यान से। ये होते हैं मायोफाइब्रिल्स। इनके अंदर होती है जगह जगह बेटा जी जिगजैग लाइन, जिससे अटैच का होता है थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट है बेटा जी, है कि नहीं? और इन एक्टिन फिलामेंट के बीच बीच में क्या होता है बेटा जी? मायोसिन फिलामेंट। ये लो मायोसिन फिलामेंट। सुना जरा ध्यान से। ये कैल्शियम आयन जो होगा, ये कैल्शियम आयन बेटा जी यहां से जो थिन फिलामेंट है उसकी TPC सब यूनिट से आके बाइंड करेगा, क्योंकि हमने बेटा जी 3 सब यूनिट बनाए थे बेटा जी ट्रोपोनिन की। ये क्या है? ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट, जिसमें से एक का नाम हमने लिखा था बेटा जी TPC, है ना? कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो कैल्शियम बेटा जी इसी के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच होगा तो बेटा जी ये ट्रोपोमाइसिन की अपनी जगह से शिफ्ट कर देगा, जिसके थ्रू बेटा जी जो एक्टिव साइड होती है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाती है। एक्टिन की एक्टिव साइड अगर ओपन हो जाएगी तो बेटा जी मायोसिन का हेड इससे क्या कर लेगा? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, जिससे बेटा जी धीरे धीरे इसको किधर लेके आएगा? पास में लेके आएगा बेटा जी, पास में लेके आएगा, पास में लेके आएगा। जैसे जैसे जेड लाइन बेटा जी पास में आती है, जैसे जैसे जेड लाइन पास में आती है वैसे वैसे सार्कोमियर क्या हो जाएगा? अरे शॉर्ट होता जाएगा ना। यानी सार्कोमियर शॉर्ट हो रहा है, जरा ध्यान से समझना, पूरा फील दिला रहा हूं बेटा अच्छे से। अगर सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जितने भी सार्कोमियर जिस मसल सेल में प्रेजेंट है सारे के सारे सार्कोमियर शॉर्ट होंगे। अगर सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा जी पूरी मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर मसल सेल या मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा जितने भी उसके बाहर जो मसल बंडल है उनमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर जिस मसल में प्रेजेंट सारे मसल बंडल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा जी पूरी मसल्स में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यस और नो? तो बेटा जी ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बेटा जी इसको एक बार बैक जाकर के वापस से एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार वापस से देख लेना, तुरंत ये आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अब हमने क्या किया? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट तो करवा दिया भाई, अरे रिलैक्स भी तो करवाना है इसको। यस और नो? चलो अब बात करते हैं बेटा जी मसल रिलैक्सेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग अब? मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन बेटा जी दिन की थकान इतनी ज्यादा हो जाती है, 4-4 5-5 क्लासेस होती है कंटिन्यू, उसके बाद वीडियो शूट करना ओहो हो काफी टफ है बेटा जी। खैर हम लोग बात करते हैं बेटा जी मसल रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो मसल रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है जरा देखना बेटा जी। अब इस डायग्राम में देखो,
एक तो बेटा सीएनएस से सिग्नल आना बंद हो जाएगा, चलो मान लो बंद हो गए, तो इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेज में रहेगी, कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, ये बाहर भी नहीं आएंगे, रैप्चर भी नहीं होंगे। लेकिन उनका क्या करें, जो एससीएच यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। अच्छा एक चीज और देखना बेटा जी, इसके अंदर ये बेटा जी टेलोडेंड्रस वाला पार्ट है और ये वाला किसका है, मसल का पार्ट है। तो दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, ये तो न्यूरॉन है और ये मसल है, तो जंक्शन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हम इससे बोलेंगे, या फिर मोटर एंड प्लेट भी हम लोग इसको बोलते हैं, राइट, मोटर एंड प्लेट हम इसको बोलते हैं। तो हम बता रहे थे बेटा जी इसको रिलैक्स करने के लिए, ये एससीएच अगर यहां पर नहीं होगा तो बेटा सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल पर ये बाइंड नहीं करेगा, अगर यहां बाइंड नहीं करेगा तो बेटा जी आगे इसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड नहीं होगी मसल सेल की। तो हमें कैसे भी करके बेटा जिस एससीएच को यहां से हटाना है जो यहां पर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको हटाने के लिए बेटा याद रखना एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है ACHE। पूरा नाम क्या आएगा बेटा इसका, एसिटिल कॉलिन एस्ट्रेस, ये एंजाइम है एसिटिल कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये क्या काम करेगा बेटा जी, जो एसिटिल कॉलिन होता है ACHE, ये इसको ब्रेक कर देगा, इसको तोड़ देगा, किसमें, इसको तोड़ेगा बेटा जी एसीटेट एंड कॉलिन के अंदर, एसीटेट प्लस कॉलिन, तोड़ दिया बेटा, अरे है कि नहीं। चलो एससीएस का तो काम हो गया बेटा जी, यानी यहां से हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से हमने एससीएस तो हटा दिया, लेकिन वो उनका क्या करेंगे, जो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन आ चुके हैं, नए और तो नहीं आएंगे लेकिन जो पहले से आ चुके हैं उनका क्या करना है, इन कैल्शियम आयन को एक्टिवली बेटा जी कैल्शियम पंप के थ्रू वापस से सार्कोप्लाज्म से हमको इनको सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर भेजना पड़ेगा। तो अब काम करेगा बेटा जी कैल्शियम पंप, कौन एक्टिव हो जाएगा, अब कैल्शियम पंप बेटा जी क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा। ये क्या काम करेगा बेटा जी, ये कैल्शियम आयन को मूव करवाएगा, किधर से किधर, जरा ध्यान समझना बेटा जी, सार्कोप्लाज्म से किधर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड, यस और नो, सार्कोप्लाज्म से किधर मूव करवाएगा बेटा इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड, यानी वापस से कैल्शियम किधर आएगा, ये एक्टिवली होता है याद रखना, यानी यहाँ पर एटीपी खर्च होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्टिवली काम कर रहे हैं हम लोग। अरे क्लियर है कि नहीं अच्छे से, यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा जी जो एटीपी साइकिल है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले, एटीपी साइकिल हेडिंग लगा बेटा जी, एटीपी साइकिल, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। एटीपी साइकिल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, कैसे होता है जरा वो देखना, यानी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किस प्रकार का होता है वो देखना। देखो यार ऐसे माइंड में लाओ बेटा जी, ब्रेन से सिग्नल गए हमारी मसल्स, मसल्स के अंदर चले गए मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर चले गए हमारी मसल सेल या मसल फाइबर तक चले गए, वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू एससीएच रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद में हमारी मसल सेल को पूरी को डीपोलराइज कर देगा, जैसे वो पूरी की पूरी डीपोलराइज होगी तो बेटा जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम बेटा बाहर आएंगे, किसमें, सार्कोप्लाज्म के अंदर आएंगे। अब जैसे सार्कोप्लाज्म से बेटा जी कैल्शियम बाहर, सार्कोप्लाज्म के अंदर अगर कैल्शियम आ चुके हैं तो ये उसमें प्रेजेंट मायोफाइब्रिल्स की थिन फिलामेंट के टीपीसी से कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएंगे। जैसे बेटा कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक्टिन के एक्टिव साइट को बेटा जी रिमूव कर देगा, अनमास्किंग कर देगा। तो ये मैं बना रहा हूं एक्टिन की एक्टिव साइट जो कि बेटा जी अनमास्किंग फॉर्म में है, ये इसकी एक्टिव साइड है एक्टिन की, ये है बेटा जी एक्टिन, राइट। चलो और जस्ट इनके पास में लगा होता है बेटा जी मायोसिन, तो ये मैं बना रहा हूं मायोसिन का हेड, एक ही बना रहा हूं बेटा, राइट। चलो ऊपर आपको पता है बेटा जी एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है, नीचे साइड कौन आता है, एटीपी बाइंडिंग साइड होती है। ये ऊपर वाले क्या है बेटा, एक्टिन है, ये है मायोसिन, राइट। इसके अंदर बेटा जी प्रेजेंट है एटीपी एंजाइम और साथ में क्या बनी हुई है अभी तक बेटा इसमें
एटीपी ऑलरेडी है। आप देख पा रहे हो बेटा जी, मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के एक्टिव साइड से अलग हो रखा है, यानी इस समय क्या है, क्रॉस ब्रिज क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ बेटा जी। लेकिन जैसे ही इसके हेड पार्ट में प्रेजेंट जो एटीपी है, उस एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी जो है ये वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक क्या बनाएगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगी। ये एडीपी और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, जरा ध्यान से समझना, मैं वापस से बना रहा हूं डायग्राम को। ये बेटा जी एक्टिव है, ये एक्टिन की एक्टिव साइट है, राइट। और बेटा याद रखना ये है मायोसिन का हेड, राइट। हमें पता है कि इस हेड के अंदर बेटा जी अब एटीपी टूट कर क्या बना ली, एडीपी भी बन गई, और साथ में इसमें क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी तक बाहर नहीं निकले हैं ये दोनों, राइट। और इसके ऊपर होती है बेटा जी एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये ऊपर वाली साइट कौन सी है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। यस और नो, अरे क्लियर है कि नहीं है बेटा यहां तक सबको अच्छे से। चलो आगे देखना बेटा जी। अब जैसे बेटा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब बनते हैं, तब बेटा जी इस मायोसिन का जो हेड है वो क्या हो गया बेटा जी, चार्ज्ड हो गया, रेडी है क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। अब बेटा जी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इसके हेड में प्रेजेंट है बेटा जी, इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकला, इसके हेड से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकला बेटा जी। ये क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये इसके क्या प्रेजेंट है बेटा जी, एक्टिव साइट है। जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके हेड से बाहर निकलेंगे बेटा जी, बधाई हो, क्रॉस ब्रिज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया बेटा जी, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकला है तब हो रहा है बेटा जी क्रॉस ब्रिज का फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज्ड, राइट, फॉर्मेशन हो गया बेटा जी। लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एडीपी प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही बाहर निकला है बेटा जी, अभी भी इसमें क्या प्रेजेंट है, एडीपी प्रेजेंट है। जैसे ही बेटा जी इस हेड पार्ट से अब एडीपी बाहर निकलेगा, एडीपी, तब क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। यहाँ पर बच्चे काफी सारे गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को बेटा जी अपने अकॉर्डिंग ले जाते हैं और अलग ही थ्योरी बना देते हैं। सीखना बेटा इसको अच्छे से, राइट। ये एक्टिन है। अब जैसे बेटा जी एडीपी बाहर निकलेगा, तो एडीपी बाहर निकलते ही ये मायोसिन का हेड जो है ये पावर स्ट्रोक जनरेट करता है, पीछे की साइड जाता है, इसे मूव करेगा, पावर स्ट्रोक जनरेट करता है, इसे पीछे साइड मूव जाएगा, जिससे बेटा जी एक्टिन फिलामेंट किधर जाएंगे, मिडी में आना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो, जेड लाइन धीरे धीरे पास आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, एडीपी भी बाहर है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बाहर है। जैसे बेटा वापस ही जाएंगे एटीपीएज एंजाइम की हेल्प से, जब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस से अंदर जाकर के क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, तब बेटा जी क्रॉस ब्रिज वापस से ब्रेक हो जाएगा। देखो वापस से अगर एटीपी बन गई है तब बेटा याद रखना क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अरे यस और नो, जब ध्यान सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना। जब एटीपी बन रही होती है, एटीपी का जब फॉर्मेशन होता है, तब तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। और जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस या एटीपी ब्रेक हो रही है, बाहर निकल रही है, तब क्या हो जाएगा बेटा जी, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। उल्टा है बेटा, याद रखना यहां तक क्लियर, इतनी बात सबको। चलो अब जो हम लोग बात कर रहे थे ना बेटा जिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, जरा उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, हल्का सा है, लास्ट पॉइंट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भैया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो थी वो किसने दिया था, एक सेकेंड, हाँ जी, हक्सले एंड हक्सले ने ये प्रपोज किया था, राइट। इसका मतलब क्या बेटा जी, इसका मतलब है कि जो थिन फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट
स्लाइड ओवर इस पर एक फिलामेंट, है कि नहीं? या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं बेटा जी कि एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि थिन होते हैं ना, राइट बेटा? कॉन्सेप्ट देखो बेटा जी, स्लाइड ओवर, एक सेकेंड, स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, यस और नो? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट कैसे है बेटा जी? थिन फिलामेंट ही तो है। और यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से? चलो अब क्या सीन है जरा वो देखना बेटा जी, आराम से सीखना। जब मसल्स रिलैक्स हो रही होती है, ये जिगजैग लाइन बना रहा हूं बेटा, जेट लाइन बना रहा हूं, ये जेट लाइन मैं बना रहा हूं। चलो बेटा जी पूरा सिखा देते हैं फिर आपको। ओके, मैं जेट लाइन बना रहा हूं, सुनना बेटा ध्यान से, आराम से एक एक चीज सीखना। ये है एक्टिन फिलामेंट बेटा जी, ये कौन से एक्टिन फिलामेंट है, और इनके बीच में क्या आ जाएगा बेटा? मायोसिन फिलामेंट, ये है मायोसिन फिलामेंट। कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ या एक्टिन फिलामेंट की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है, एज इट इज रहती है। चलो मैं दूसरा केस ले रहा हूँ इसी के अंदर बेटा जी, और इसके अंदर बेटा जी दूसरे केस में मिड लाइन है, और ये थोड़ा सा पास आना स्टार्ट हो गया, राइट? कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया जिस तरह से मैंने बनाई है। ओके ध्यान समझना। और इनके बीच में क्या होता है बेटा जी? इनके बीच में है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट की लेंथ एज इट इज है, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, थिक फिलामेंट की लेंथ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तीसरा केस ले लेते हैं बेटा जी, ध्यान से समझना। तीसरा केस हमारे एनसीईआरटी के अंदर, इसमें पीछे पीछे 3 डायग्राम बने हुए, वो डायग्राम आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा जी। यानी कि जो सार्कोमेर है वो थोड़ा और शॉर्ट हो गया, राइट? सीखना बेटा जी। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? वही मायोसिन जिसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है, एज इट इज रहेगी इसकी लेंथ। थिक और थिन फिलामेंट की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। पहला जो मैंने डायग्राम बनाया, ये जो बनाया है, इसको हम लोग, ये रिलैक्सेशन फॉर्म में है, रिलैक्स फॉर्म में। ये बेटा जी कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और ये तीसरा वाला बेटा जी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। कंप्लीट या मैक्सिमम, यानी इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना ही नहीं है। जब रिलैक्स फॉर्म में होता है तो बेटा ध्यान से समझना कि ये हो गया ओ बैंड, जो मैंने सारे आपको सिखाए थे वहां पर रिपीट कर रहा हूँ। ओ बैंड हो गया बेटा जी, ओवरलैपिंग बैंड बोलते हैं। जितनी दूरी के अंदर, जितनी लेंथ के अंदर बेटा जी थिक फिलामेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं। जिसमें ओनली थिन फिलामेंट है उसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। जहां पर केवल थिन फिलामेंट है तो उसको हम लोग बेटा जी आई बैंड बोलते हैं। ध्यान सुनना बेटा जी। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप ध्यान से देखोगे बेटा जी, एच जोन की जो लेंथ है बेटा जी वो थोड़ी सी कम हो गई, नहीं हुई? देखो पहले कितनी ज्यादा थी, यहां से लेकर यहां तक थी, इतनी थी, अब बेटा कम हो गया एच जोन। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में बेटा जी एच जोन क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है, राइट? उसके बाद बात करें बेटा जी, आई बैंड क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। ए बैंड अनचेंज्ड है बेटा, याद रखना, क्लियर है इतना? अनचेंज्ड है। ओ बैंड, ओवरलैपिंग बैंड बेटा जी, और ज्यादा ओवरलैप हो गया ना, पहले ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आपको आपसे पूछे कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो देखो बेटा एच जोन तो यहां मिल ही नहीं रहा यार। तो एच जोन क्या हो गया? डिसअपियर हो गया बेटा जी, यस और नो? मुझे बताओ बेटा जी, ए बैंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मायोसिन की लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी उसकी लेंथ के इक्वल होता है, तो ये तो अनचेंज हो गया कि नहीं हो गया? आई बैंड भी अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा जी, ये भी क्या हो गया? डिसअपियर हो जाता है। ओ बैंड बेटा जी लेंथ और बढ़ जाएगी, सार्कोमियर इसमें बेटा जी और शॉर्ट हो जाएगा, और पास पास ये आ जाता है। अरे यस और नो? मैक्सिमम या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन आपके एनसीईआरटी के अंदर पीछे पीछे दे रखा है बेटा जी, 3 डायग्राम, वो तीनों मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा जी, 1-2 पॉइंट है, जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जैसे सपोज एक वर्ड आता है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस आपने देखा होगा बेटा जी, मरने के बाद में बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो होती है वो अकड़ जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही रहता है। तो याद रखना बेटा जी, मसल्स जो होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद ही बेटा जी मसल जो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही रहती है, इसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस। आपने देखा होगा मसल्स
काफी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी बॉडी बेंट नहीं होती, मुड़ भी नहीं सकती थी, राइट। जिस स्टेज में पड़ी होती है उसी स्टेज में कई बार आपने देखा होगा कि मसल इतनी ज्यादा अकड़ जाती है कि बॉडी जो सीधी रहती है वो धीरे धीरे बेंट होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है, माउथ हल्का सा ओपन हो जाता है, आई ओपन हो जाता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस बोलते हैं। एक आता है बेटा पैरालिसिस। पैरालिसिस के केस में क्या होता है, जो हमारी मोटर न्यूरॉन होती है ना, जो सिग्नल को मसल्स तक लेकर आ रही है, मोटर नर्व या न्यूरॉन, ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये डैमेज हो जाते हैं। क्या हो गया, ये डैमेज हो जाते हैं बेटा, याद रखना। इसका मतलब जो सीएनएस से सिग्नल जाने चाहिए थे, इम्पल्स, इम्पल्स जो जाने चाहिए थे किस तक बेटा जी, मसल सेल तक, वो इम्पल्स बेटा जी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि लेके जाने वाला कौन कौन है बेटा, मोटर नर्व। मोटर नर्व अगर डैमेज हो गए तो क्या सीएनएस से मसल तक सिग्नल जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वहां की मसल जो होती है बेटा जी, वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, कमजोर हो जाती है। मान लो किसी का हाथ में पैरालिसिस है तो हाथ है ना वो उसका कमजोर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। किसी के पैर में पैरालिसिस, पैर एकदम से हड्डी हड्डी नजर आएगी बेटा, पूरा वीक हो जाता है, यस और नो। और इसके अलावा बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी रहते हैं, जैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, कॉरी साइकिल नाम सुना होगा, कॉरी साइकिल, हाँ। अरे कॉरी साइकिल का नाम सुना कि नहीं सुना, हो सकता है आपने बेटा नाम तो कम से कम सुना ही होगा। तो उसके लिए भी थोड़ा सा बताए, नहीं बताए, बता दे क्या बेटा जी, बस ऑरली बता देता हूँ। कॉरी साइकिल जो होता है बेटा जी, ये याद रखना हमारे लीवर में परफॉर्म होता है। ऑब्वियसली बात है, जो ग्लाइकोजन होता है बेटा जी, ग्लाइकोजन जो होता है, देखो हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, जो लैक्टिक एसिड बनाता है, वो लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा जी हमारे लीवर में जाएगा। तो लीवर के अंदर 80% जो लैक्टिक एसिड होता है वो तो हमारा लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो 20% होता है बेटा जी, वो क्या करेगा बेटा जी, वो एनर्जी बनाने का काम करेगा, है कि नहीं। वो टूट जाएगा, CO2 एंड H2O साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये था हमारा कॉरी साइकिल। यानी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉरी साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो हमारे कहाँ कहाँ होता है बेटा जी, मसल्स और लीवर, यानी लीवर के अंदर कंप्लीट होता है, याद रखना। चलो उसके अलावा बात करें बेटा जी, तो कॉरी साइकिल कुछ नहीं है बेटा, कॉरी एंड कॉरी साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने 1947 के अंदर ये साइकिल दिया था, जिसने बताया था कि बेटा कि जो ग्लाइकोजन होता है वो याद रखना बेटा जी मसल्स के अंदर बार बार फंक्शन करेंगे, बार बार हम लोग काम करेंगे, तो वहां पर लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन से क्या बना स्टार्ट, सॉरी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या बना स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बेटा जी थोड़ा बहुत तो हमारे मसल में डिपॉजिट हो ही जाता है, जिससे हमें पेन होता है। धीरे धीरे बेटा जी वो पेन ठीक भी तो हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो कॉरी साइकिल के अंदर चला जाता है, वो लैक्टिक एसिड सीधा लीवर में चला जाता है, लीवर बेटा जी काम करेगा उसको ग्लाइकोजन या फिर एनर्जी बनाने में। तो ये था हमारा कॉरी साइकिल बेटा जी, और हमने इसी के साथ में मसल्स वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का पहला वाला वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात कर लेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा आएगा स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स बेटा जी कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की, और साथ में हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल जॉइंट, उसके साथ साथ सारे जॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे, यानी 2 लेक्चर के अंदर हमारा स्केलेटल सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। सो बेटा जी चलते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, टाटा, गुड नाइट बच्चों।